हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। हेलो गाइस, इंडीवर्ल्ड एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों पाकिस्तान इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को सुधारने पर इतना जोर दे रहा है। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत कैसी है। पाकिस्तान की हालत इस वक्त कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। पाकिस्तान में लोग इस वक्त फूड, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल इन सब के लिए सफर कर रहे हैं और इसीलिए अब पाकिस्तान इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान की मीडिया ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान को इंडिया से काफी कुछ सीखना चाहिए। पाकिस्तान के पीएम शरीफ ने अपने एक स्पीच में ये भी कहा कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर होने के बावजूद भी पैसों की भीख मांग रहा है और अब उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है। पाकिस्तान की इतनी बुरी सिचुएशन होने के बावजूद भी इंडिया ने पाकिस्तान के इस सिचुएशन का फायदा नहीं उठाया। लेकिन यही अगर पाकिस्तान की जगह इंडिया होती तो नजारा कुछ और ही हो सकता था। भले ही इंडिया ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान की इतनी बड़ी सिचुएशन का फायदा उठाने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अगर हम सभी ये देखें तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो पूरी गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह है और ये जो हर बार नया पाकिस्तान बनाने का कंटेंट है ये हर बार एक नया इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही लाता है। तो चलिए हम सभी वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। Joining us live. ओल्ड ब्राइट स्टोनब्रिज ग्रुप के डेंटॉन के ग्लोबल एडवाइजर जेम्स स्वेमलाइन सीनियर डायरेक्टर हमारे साथ लाइव ज्वाइन हो रहे हैं। Stonebridge Group. जेम्स, टाइमिंग सब कुछ है, तो अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ऐसा क्यों कर रहे हैं? Done. Prime Minister Shehbaz Sharif doing this now. मुझे लगता है कि यहाँ पर फोकस करने के 3 रीजंस हैं। पहला ये है कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया, उन्होंने इस बदलाव का अनाउंसमेंट किया जब वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विजिट कर रहे थे। Arab Emirates, a country that is drawing close. जो इंडिया के करीब आ रहा है, लेकिन वो हिस्टोरिकली पाकिस्तान के करीब रहा है। ये एक डायनामिक है जिसका पाकिस्तान तेजी से सामना कर रहा है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा है। वो पैसे मांग रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, चाइना से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से पैसे मांग रहे हैं। Fund. So he's in the UAE. वो यूएई से कुछ और भी मांग रहे हैं और उन्हें जो चाहिए वो ये है कि वो उस कंट्री के साथ रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं जो उनके लिए काफी जरूरी है, जैसे कि इंडिया। और तीसरा रीजन ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल क्राइसिस है। वो अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ एक अप डाउन भरे दौर से गुजरे हैं। उन्होंने अभी अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बदला है और वो अगले 8 महीनों में नेक्स्ट इलेक्शन में भाग ले रहे हैं। 8 months. This is a moment where political. यहाँ पॉलिटिकल इशू है, जो पॉलिटिकल है, जो ये यूनिफाई करता है कि वो रेयर है। और उनमें से एक बात जो मुझे लगता है कि कॉमन है वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के डिमांड्स है। Of Pakistani politicians and the view of Pakistani politicians of और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और कश्मीर में इंडिया के एक्शन के पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के व्यू है। इसीलिए यहाँ फ्लैग ऑब्जेक्टिव के आसपास एक रैली है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आज कहा है कि वो किस पर भरोसा कर रहे हैं। इंडिया आगे जो भी करेगा वो उसके रिएक्शन पर निर्भर करता है, क्योंकि इंडिया ये एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। यहाँ इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इंडिया इस समय पाकिस्तान के साथ बातचीत को एक्सेप्ट करने और ऑफर करने जा रहा है, और ये सब कंडीशनल है। मिस्टर शरीफ का कहना है कि इंडिया को कश्मीर की ऑटोनोमस स्टेटस रिस्टोर करनी चाहिए। इसीलिए ये शायद हमें 2019 में वापस लाता है, जब चीजों को और मेन इश्यूज को सुलझाना शुरू हुआ था और ये आज तक कैसे डेवलप हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक लंबा इतिहास है। मेरा मतलब है कि जैसा मुझे लगता है कि कई पाकिस्तानियों और मुस्लिम वर्ल्ड में इंडिया के माइनॉरिटीज के ट्रीटमेंट के बारे में माना जाता है। many in the Muslim world of treatment of minorities in India. ये 2019 में चला जाता है, But in 2019, लेकिन 2019 में भी इलेक्शन के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और उनकी सरकार ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को कैंसिल कर दिया। Kashmir's special status under the Indian Constitution. ये एक स्टेटस था जिसने बेसिकली प्रोविजनल और रियलिटी को रिकॉग्नाइज किया था कि पाकिस्तान और इसके हिस्से में चाइना और इंडिया ने इस टेरिटरी पर चुनाव लड़ा था। In part of it, China and India contested this territory, and so there was और इसीलिए ट्रांजिशन का एक प्रोसेस है जो पॉसिबल था इस स्पेशल स्टेटस को कैंसिल करके। special status. Basically, what the बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया, जिससे फ्यूचर में ट्रांजिशन की संभावना थी, जो कि ऑफ कोर्स कई सालों से उनका व्यू रहा है, लेकिन उसे पाकिस्तान में शांति के लिए किसी भी पोटेंशियल के रिब्यूटल के रूप में माना गया था। but what was perceived in Pakistan as a rebuttal of any potential for peace. This was, advanced by a widespread cutoff of the region of Jammu and Kashmir by
ये टेलीकम्युनिकेशन एक्सेस को कम करके, ट्रैवलिंग को कम करके और मीडिया एक्सेस फ्रीडम को कंट्रोल करके जम्मू और कश्मीर के रीजन में वाइड स्प्रेड कट ऑफ द्वारा बढ़ाया गया था। इन वायोलेशंस को पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन के रूप में देखा गया था। It's a political rally. उनका यूज 10 साल पहले एक पोटेंशियल रैली के ट्राई के रूप में किया गया था, जब पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, जब उनके भाई प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपने पिछले टर्म के लिए भागदौड़ कर रहे थे और उनके भाई नवाज इंडियन प्लेटफॉर्म के साथ नॉर्मलाइजेशन के सपोर्टर थे। वो इंडिया के साथ इकोनॉमिक टाइज को इम्प्रूव करना चाहते थे। Economic ties with India. आज 10 साल बाद हम एक ऐसे दौर में हैं जहां कोई भी पाकिस्तानी लीडर वास्तव में मोदी जी की गवर्नमेंट के साथ शांति के विचार को बढ़ावा नहीं दे सकता है। with the Modi government because और ऐसा कश्मीर में इंडिया द्वारा की गई कार्रवाइयों के उनकी धारणा के कारण है। Kashmir. लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया ने जो कुछ भी किया है उससे कई ज्यादा जरूरी ये है कि इस पॉइंट पर पाकिस्तान इसके बारे में क्या फील करता है। This point is that इंडिया पाकिस्तान से आगे सोच रहा है। ये एक ऐसा साल है जिसमें इंडिया G20 को होस्ट कर रहा है। वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट को होस्ट कर रहा है। इसी साल के एंड में इंडिया एक ग्रेट पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है emerging as a great power and और पाकिस्तान करंटली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में है। चुनावों पर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है turmoil in elections and और इस पल कॉन्फिडेंस के क्राइसिस का सामना कर रहा है। a crisis of confidence. And जेम्स बातचीत को फिर से स्टार्ट करने के लिए बैकडोर से कुछ डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल यूएई ने 2021 में एक ब्रोकर का काम किया था। मिस्टर शरीफ इससे फिर से करना चाहते हैं। हमें फिर से ये समझने में मदद कीजिए कि यूएई मीडिएटर के रूप में क्या लेकर आया है और किन मुद्दों को प्रैक्टिकली एड्रेस करने में मदद कर सकता है। Yeah, so जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि गल्फ कंट्रीज यूएई और सऊदी अरेबिया पर्टिकुलरली अपने रीजन में उन मार्केट्स को देख रहे हैं जो उनके लिए सबसे जरूरी है are looking in their region at the markets that are most important to them. और इंडिया इस रीजन में प्रोड्यूस्ड ऑयल के कंज्यूमशन के पोटेंशियल सोर्स के रूप में लिस्ट में सबसे ऊपर है। Oil that's produced in the region and also a source of work of labor in terms of और माइग्रेंट लेबरर्स के टर्म में लेबर्स वर्क का सोर्स भी है जो दुनिया के इस हिस्सों में जरूरी बना हुआ है और इसीलिए यूएई इंडिया के साथ रिलेशन को सुधारने को प्रायोरिटी देता है। ये रिकॉर्ड के लिए एक ऑफर है जिसे यूएस ने ITUT नाम के एक प्रोसेस के माध्यम से सपोर्ट किया है, the I2U2. जहां इजराइल और इंडिया प्लस यूनाइटेड स्टेट और यूएई पहली बार इस तरह के रीजनल इकोनॉमिक एरिया के विकास को देखते हुए एक डायलॉग में एक साथ आए हैं। Looking at this kind of regional economic area and its development. The यूएई इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को सुधारने की इच्छा और पाकिस्तान के साथ एक हिस्टोरिक रिलेशन के साथ टेबल पर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा लंबे समय से चला आ रहा है goes back a very long time. और पाकिस्तान में कई लोग यूएई को रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में पॉसिबल मॉडल के रूप में देखते हैं। फ्रैंकली एक रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टोरी है जो पाकिस्तान भी चाहता है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं किया है। इसीलिए यूएई पाकिस्तान में टेबल पर बहुत ही ज्यादा विश्वास लाता है, एक लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में, किसी ऐसे के रूप में जिसने उन्हें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के समय में पीछे कर दिया। On a great deal of credibility to the table as a long-term partner, as someone who has backstopped them at periods of economic turmoil, and और इंडिया के साथ एक ऐसी कंट्री के रूप में जिसने बेहतर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस को डेवलप करने को प्रायोरिटी दी है and frankly a country और फ्रैंकली एक ऐसी कंट्री है जो ठीक उसी डायरेक्शन में ग्लोबल कॉमर्स का सेंटर है जिस डायरेक्शन में इंडिया ने पिछले 10 या 15 सालों में तेजी से कदम बढ़ाया है। in years. The issue now is अब मुद्दा ये है कि कौन कॉस्ट एक्सेप्ट करने वाला है और कौन ये मुद्दा लेने वाला है जिसकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन सुधारने की जरूरत पड़ेगी। in Pakistan. I would argue that मैं ये कहूँगा कि कोई भी आउटसाइड कंट्री नहीं है जो आज अवेलेबल है जो वास्तव में इस तरह के समझौते के पोटेंशियल रिस्क को एक्सेप्ट करने की स्थिति में होगा। potential risk of brokering such a यूएई, चाइना, यूनाइटेड स्टेट और कई सारे दूसरे ऑप्शंस हैं। and इनमें से कोई भी कंट्री वास्तव में आज नई दिल्ली के साथ अपने रिलेशंस को खराब नहीं करना चाहता है ताकि ब्रोकर टाइज या पाकिस्तान के साथ रिलेशन में सुधार हो सके। broker ties or an improvement in relations with Pakistan, who जो इन कैपिटल्स में से सभी में आज अनरिलायबल माना जाता है। today. Now, अब उम्मीद ये है कि ये बदल सकता है। उम्मीद है कि पाकिस्तान अपने करंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है और ग्रोथ लाइन में वापस आ सकता है। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पा सकता है और पाकिस्तानी इंटरनल सिक्योरिटी में निरंतर सुधार से इनसिक्योरिटी के सोर्स के रूप में पाकिस्तान के इंटरनेशनल परसेप्शन में बदलाव आ सकता है और इसे फिर से एक पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल पार्टनर और फ्रैंकली एक पोटेंशियल कंट्री के रूप में देखा जा सकता है। this dynamic can change and Pakistan can be viewed again as a potential responsible partner and frankly a potential
a country that India could stand to benefit क्योंकि आज इंडिया में ऐसा माना जाता है कि इसके ऑपोजिट इंडिया को एंगेज करने से लाभ होगा, जो कि रिस्क का सोर्स है। source of risk. And James, जेम्स, आपने दोनों नेबर्स के बीच इन सभी कॉम्प्लेक्स रिलेशंस के बारे में बात की है, वो एक अनइजी फिक्स पर है। इसीलिए आगे देखते हुए आप रिलेशन को ट्रैक पर लाने की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में क्या देखते हैं, कम से कम शायद शॉर्ट टर्म में? track, at least maybe in the short term. I think मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज डिफरेंट फोकस है। a different focus. India is इंडिया आगे की ओर देखता है। इंडिया दुनिया की ग्रेट पावर्स को ग्लोबल डिसीजन के सेंटर के टेबल पर देखता है, the table where of the center of global decisions. चाहे वो G20 हो या चाहे बातचीत हो, जिसमें चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स और दुनिया के ग्रेट पावर्स शामिल हो। The great powers. That's where India is. जहाँ इंडिया आज होने का एम्बिशन रखता है, पाकिस्तान फंडामेंटली डिफरेंट पोजीशन में है। वो इस समय वास्तव में जरूरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का बेसिकली इकोनॉमिक आइसोलेशन है। Economic isolation of really significant economic problems, and there are no वो G20 के कहीं भी करीब नहीं है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग छठी या सातवीं सबसे बड़ी कंट्री होने के बावजूद भी वो आज दुनिया का 60वां लार्जेस्ट इकोनॉमी है। population. Pakistan is a country with पाकिस्तान जबरदस्त पोटेंशियल वाली कंट्री है, लेकिन वो पोटेंशियल अब तक जारी नहीं किया गया है। उम्मीद है कि वो बदल सकता है। hopefully that can change. पहला कमेंट है विजिलेंटी का। 2030 के बाद पाकिस्तान नहीं रहेगा। इंडिया को रिलेशंस इंप्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में है और चाइना, सऊदी अरेबिया से लेकर वर्ल्ड बैंक तक ने हाथ पीछे कर लिए हैं और पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है और इसीलिए पाकिस्तान पागलों की तरह हेल्प मांगते फिर रहा है। वो कभी यूएई तो कभी चाइना तो कभी सऊदी अरेबिया से हेल्प मांग रहा है। अगला कमेंट है कुणाल मराठी का। पता नहीं कैसे जियोपॉलिटिक्स के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स फैक्ट और ग्राउंड लेवल रियलिटी से इतने इग्नोरेंट हैं। उनकी हिपोक्रेसी रशिया यूक्रेन वॉर और इंडिया पर उनकी बेस्ड रिपोर्टिंग और अनफॉर्चुनेटली हमारे वेस्टर्न नेबर्स और आतंकवाद के एपिसेंटर के लिए अपेसमेंट पॉलिसी दोनों में एक्सपोज्ड है। अगला कमेंट है प्रवेश कुमार का। उनका कहना है कि कश्मीर एक ही है और वो इंडिया का है। अगला कमेंट है पिनाकी का। इंडिया को पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए, न ही इकोनॉमिक रिलेशंस। पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये उनकी प्रॉब्लम है, हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं, हमारे अपने इंटरेस्ट हैं। पाकिस्तान को अपने लोगों को अनाज देने के लिए ये सब करना पड़ रहा है, वरना वो कंट्री जो हमेशा से इंडिया की जानी दुश्मन रही है वो अचानक इंडिया के साथ रिलेशंस को सुधारने की बात कैसे कर सकता है। अगला कमेंट है हर्ष सिंह का। मुझे लगता है कि दुनिया को ये सोचना चाहिए कि इंडिया ने पाकिस्तान के लोगों को एक सेपरेट कंट्री दे दी है, फिर भी वो कश्मीर के लिए क्यों चिल्ला रहे हैं। अगला कमेंट है नवीन सिंह का। हम इंडियन पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ, अगर पाकिस्तान हमें अपना पीओके, गिलगित और बल्टिस्तान वापस दे दे तो पाकिस्तान से बातचीत करने के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे अब चाइना कहाँ है, जो कि हमेशा ये दावा करता है कि वो पाकिस्तान का बेस्ट पार्टनर है। ये दावा किया जाता है कि चाइना और पाकिस्तान का एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, तो अब चाइना हाथ पीछे क्यों कर रहा है? जाहिर सी बात है, क्योंकि सारी कंट्री पाकिस्तान को अच्छे से जानती है। जब खुद की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि जब उनकी गवर्नमेंट के हाथ से पाकिस्तान का कंट्रोल निकल रहा है, तो वो इंडिया से मदद मांगने आ गए। पाकिस्तान को पहले अपने टेररिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए और उसके बाद उसे इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस की बात करनी चाहिए। अगला कमेंट है बैताल का। पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया है। पाकिस्तान से आ रहे वीडियो में दिख रहा है कि वहाँ के लोग अनाज के लिए फाइट कर रहे हैं, इसीलिए उनके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। इसे कहते हैं दूसरों के लिए गड्ढा खोदना और फिर उसी में गिर जाना। मतलब पाकिस्तान हमेशा से इंडिया का बुरा चाहता है, लेकिन अब जब उसे जरूरत है तो वो चाहता है कि इंडिया उसकी मदद करे। मतलब कि पहले इंडिया से पैसे मांग लो, फिर उनसे अपने टेररिस्ट को पालो और फिर उन्हें इंडिया भेजो। ये पाकिस्तान की नई स्ट्रेटेजी लगती है। अगला कमेंट है मेरा प्यारा भारत का। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान की इस्लामिक रिपब्लिक एक रिच डेवलप्ड सुपर पावर कंट्री है। वहाँ हजारों पाकिस्तानी ने यह दावा किया है। पाकिस्तान को ये लगता है कि वो एशिया का सुपर पावर बन सकता है और ये पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। नॉर्थ पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा उसके गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर इश्यूज हैं और इंडिया के साथ पाकिस्तान के कश्मीर इशू को तो सभी जानते हैं और ये इश्यूज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मेन प्रॉब्लम है। भले ही पाकिस्तान स्टेबलाइज हो जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से होने वाला है, मगर पाकिस्तान सुपर पावर बनने से काफी दूर है और पाकिस्तान चाइना और इंडिया के जाइंट्स द्वारा घिरा हुआ है, जो कि पाकिस्तान के लिए सुपर पावर बनने में कम्पीट करने में प्रॉब्लम बनता है। अगला कमेंट है इंडियन देशभक्त का। ये न्यूज स्पीकर्स इंडिया और कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और ये हमारे मामलों के बारे में ओन बेस्ड ओपिनियंस दे रहे हैं। अगला कमेंट है पुनीत ठाकुर का। ये सिर्फ उनका प्रचार है, वो बस वेस्ट से और एड चाहते हैं। अगला कमेंट है अभिषेक दत्ता का। कश्मीर इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है। डिस्प्यूटेड टेरिटरीज तिब्बत, गिलगित, बल्तिस्तान और सिंधु देश है।
अगला कमेंट है जेएम का। इस ऑनगोइंग सिचुएशन के दौरान इंडिया का चुप रहना पाकिस्तान द्वारा एक एश्योरेंस के रूप में ले लिया जा सकता है। इंडिया पॉसिबली कोलैप्स का फायदा नहीं उठा रहा है। पाकिस्तान को चाइना से बचाना समय की मांग है। इंडिया के लिए पाकिस्तान से दूर रहना ही बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।